आजकल अगर आप सोशल मीडिया खोलिए तो हर दूसरी रील में कोई ना कोई आपको बता रहा होगा कोरियन ग्लास स्किन कैसे पाएं, ओपन पोर्स कैसे बंद करें, सनस्क्रीन कौन सा लगाएं, 20 की उम्र में एंटी एजिंग कैसे शुरू करें, ग्रे हेयर कैसे रोकें, डैंड्रफ कैसे खत्म करें और कौन सा लिप बाम लगाएं या सबसे अच्छा लिप बाम कौन सा है। अरे हाँ, गोरे होने के लिए भी इंजेक्शंस लगवा रहे हैं लोग या फिर कोई ना कोई रेमेडी बताई जा रही है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या इन सब चीज़ों की, प्रोडक्ट्स की, सीरम, फेशियल हैक्स की हमें वाकई ज़रूरत है? नमस्कार, मैं हूं विभा सचदेव और आप देख रहे हैं प्राइम पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं देश की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शहला अग्रवाल, जिनसे हम वो सारे सवाल पूछेंगे जो आप सबके मन में हैं। इतना भाग दौड़ भरी जिंदगी, एसी, पोल्यूशन और साथ में खान पान ऐसा है, सबके बाल झड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं डॉक्टर शहला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं पर आ रहा है कि 3 मिनट आपके पास हैं या थोड़ा सा टाइम आपके पास है, कैसे स्किन केयर रूटीन करें फिर इसमें? आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी में सब उस पूरे चांद की तरह दिखना चाहते हैं, लेकिन सबको शॉर्टकट चाहिए। वो आप क्या हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए आप क्या हैं, आपकी स्किन टाइप क्या है, आपका रूटीन क्या है, आपकी जेनेटिक्स क्या है। उस हिसाब से आपकी स्किन केयर होगी। किसी इन्फ्लुएंसर के कहने से, मुझे तो ये लफ्ज़ इन्फ्लुएंसर ही समझ नहीं आता, क्वालिफिकेशन क्या है वो देखिए, क्या बोल रहा है आदमी उसकी बात सुनिए। स्किन केयर किसी बॉटल में नहीं मिलता, गिरते हुए बाल किसी सिरम या अनियन जूस से नहीं ठीक होते। आपको अपना लाइफस्टाइल और अपनी जो कमियां खामियां हैं, जब तक आप उन्हें दूर नहीं करेंगे, बस इसी तरह सवाल पूछते रहेंगे। ये आपने बहुत बढ़िया चीज़ कही है और हमें सवाल इसलिए भी पूछना पड़ेगा। आप तो रोज़ ही देखती होंगी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स, ये लोग रील्स देखकर या कहीं से आधी पकी हुई कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी लेकर आ रहे हैं, तो उससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स, किस तरह के लोग आते हैं आपके पास में? देखिए, साइड इफ़ेक्ट का मतलब है कि कोई चीज़ आपको दी गई, लेकिन उसके साथ साथ उसने थोड़ा सा, जैसे आपने कोई सिरम लगाया और उसकी तासीर में रंग को साफ करना है, लेकिन थोड़ा सा ड्राइनेस करना भी है। अगर ये साइड इफेक्ट है तो आप उसको बैलेंस कर लीजिए, आप उसके साथ क्रीम लगा लीजिए। दिक्कत होती है एडवर्स इफेक्ट्स की। देयर इज अ डिफरेंस। एडवर्स इफेक्ट्स मतलब जो गलत इफेक्ट है, क्योंकि वो आपके लिए था ही नहीं। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है और आप रेटिनॉल सुन के लगा रहे हैं, तो कल तक ड्राई थी, अब सुपर ड्राई हो जाएगी। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपने सोचा कि अब विटामिन सी की बहुत बात हो रही है, उसको लगा लेते हैं, तो अब वो सुपर सेंसिटिव हो जाएगी। किसी से सैंपल ले लीजिए। जो कंपनीज ये इतना कह रही हैं, उनको बोलिए कि पहले आप सैंपल प्रोवाइड कीजिए, उससे आप एक पैच टेस्ट कीजिए, उसको ऐसी जगह लगाइए जैसे हम कान के पीछे बोलते हैं या हाथ पे। पैच टेस्ट, पैच टेस्ट का मतलब है कि एक पैच पे लगा के देखिए कि कहीं वो आपको इरिटेट तो नहीं कर रहा है। तो अगर नहीं कर रहा है तो फिर इसको ओवरनाइट लगाइए। एक चीज़ और रहती है आजकल ना, मेन और इक्वली सेंसिटिव अबाउट देयर स्किन। जैसे पहले औरतों में क्रेज था, मेन दे आर इक्वली, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो। लेकिन कैसे, क्या डिफरेंस है, कैसे उनको स्किन केयर रूटीन अपना दोनों को अलग अलग करना चाहिए? पहले बात करते हैं कि मेन और वुमेन की स्किन का डिफरेंस क्या है। मेन और वुमेन की स्किन की डिफरेंशिएशन है हार्मोनल डिफरेंस। तो हमारे जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो स्किन को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाते हैं और स्किन को पतला बनाते हैं। जो मेल हार्मोन्स हैं वो स्किन को थिकर बनाते हैं और उसके रीजनरेशन को थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं। मेल्स के साथ फ़ायदा ये होता है कि बिकॉज उनके ये सेकेंडरी सेक्सुअल हेयर्स हैं, तो आधी स्किन उनकी कवर्ड रहती है। तो और कवर्ड नहीं भी रहती, अगर आपकी बियर्ड नहीं है तो भी आप रोज़ शेव कर रहे हो तो एक्सफोलिएशन ज़्यादा अच्छी रहती है। फीमेल्स के दिक्कत ये है कि स्किन ज्यादा एक्सपोज्ड है तो उसका ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। स्किन केयर की बात करते हैं बाबा। स्किन केयर के 3 स्टेप्स हैं, क्लेंजिंग, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन। सबसे ज़रूरी है सफाई, जो वो चाहे मेल स्किन हो या फीमेल स्किन हो। जब आप बाहर से वापस आ रहे हैं, पोल्यूशन के साथ आ रहे हैं, देखिए सिटीज़ में रहते हैं हम लोग, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो सबसे पहले वापस आते ही क्लेंजर कीजिए। फिर हम आगे बात करते हैं कि क्लेंजर्स किस तरह होने चाहिए, क्या होने चाहिए। जब आपने क्लीन किया तो आपने अपने नेचुरल ऑयल्स भी हटा लिए,
अब आप एक मॉइस्चराइज कीजिए। ये मैं मेल और फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ। बेसिक स्किन केयर, बेसिक स्किन केयर जो है, तो मॉइस्चराइजेशन के बिना आपकी स्किन, जैसे हम बोलते हैं कि बेड स्किन नहीं होना चाहिए, नेकेड स्किन नहीं होना चाहिए, आप उसको एक प्रोटेक्शन दीजिए। तो वो दोनों का काम हो गया। अगर आपका काम धूप का है, आपको भरी धूप में 11 बजे से 4 बजे तक जाना है, तो भाई ह्यूमन स्किन है, मेल और फीमेल का क्या फ़र्क है? सनस्क्रीन लगाइए। सनस्क्रीन के साथ दिक्कत यही है कि लोग उसको ना एक मेकअप प्रोडक्ट की तरह मानते हैं, जबकि वो एक स्किन केयर एसेंशियल है। तो वहाँ आपको रिपीटेडली लगानी चाहिए। और उससे ज़्यादा है न्यूट्रिशन, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। ये तो दोनों तरफ जा रहा है। बिल्कुल। इनफैक्ट जो आपने यहाँ बातें करी ना, इससे जुड़ा मेरा एक और सवाल है। सनस्क्रीन जो आपने कहा लगाइए, क्या कोई नेचुरल सनस्क्रीन भी होती है? और इतना कंफ्यूजन है डॉक्टर शैला सनस्क्रीन को लेकर, 50 लगाओ, 30 होनी चाहिए, ये नहीं, हर तरफ एक अलग इंफॉर्मेशन आ रही है। कितना SPF होना चाहिए? कौन सी सनस्क्रीन बेस्ट होती हैं? उनमें क्या चीज़ें देखें? हम कैसे वो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पढ़ें? सनस्क्रीन की बात नहीं होनी चाहिए, सन प्रोटेक्शन की बात होनी चाहिए। हमें धूप से हम क्यों डर रहे हैं? हम हिंदुस्तानियों को तो लगता है कि हम काले हो जाएंगे, इसलिए धूप से बच लो। पर हम धूप की वजह से नहीं आपको सन प्रोटेक्शन बोल रहे हैं। जो धूप है, जो अल्ट्रावायलेट A और B है, वो अंदर जाके स्किन के आपके इलास्टिन और कोलेजन जो है उसको ब्रेक करती है, तो स्किन की एजिंग फास्टर होती है। हमारा सिर्फ ये मकसद है आपको सनस्क्रीन बताने का। तो हम जैसे लोगों को जो हम सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो चाहिए 30 से 50, उससे ज़्यादा कतई नहीं चाहिए। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप सुबह 8 बजे ऑफिस जा रहे हैं, उस वक्त तो धूप होती ही नहीं है, उस वक्त तो UVA UVB होती ही नहीं है। UVA इज़ फॉर एजिंग, इट कॉजेज एजिंग, UVB कॉजेज बर्निंग। तो हम ऐसी सनस्क्रीन हमें ढूंढनी है जिसमें UVB प्रोटेक्शन और UVA प्रोटेक्शन दोनों हो। तो इसलिए आपको SPF और PA फैक्टर PA3+ कम से कम होना चाहिए। तो कन्फ्यूजन नहीं कर रही हूँ। एक छोटी सी बात यह है कि सनस्क्रीन आप हमेशा एक मेडिकल कंपनी की खरीदेंगे। सनस्क्रीन किसी की बनाना और उसको टेस्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। हर कॉस्मेस्यूटिकल कंपनी, हर कॉस्मेटिक कंपनी एक सनस्क्रीन उठा के ले आती है, वो बस आपको तसल्ली दे रही है। लोग लगाते ही वही हैं, ज़्यादा लगाते ही वही हैं, बिकॉज मैं वही बोल रही हूँ ना, सनस्क्रीन इज नॉट अ मेकअप प्रोडक्ट। सनस्क्रीन इज समथिंग विच इज़ अ स्किन केयर एसेंशियल। तो वो स्किन केयर एसेंशियल आप उसको सही वक्त पर लगाइए। आप दूसरी बात, बच्चों को आप सुबह स्कूल भेज रहे हैं, आपको लगता है कि आप सनस्क्रीन लगा के भेजेंगे और 2 बजे जब छुट्टी होगी तो वो सनस्क्रीन काम कर रही होगी? इनफैक्ट मैं बच्चों के लिए भी यही जानना चाहती थी और आपने ये आंसर कर दिया। क्या बच्चों को भी सनस्क्रीन की ज़रूरत है? और अगर है तो कहाँ से ढूंढे उनके लिए सनस्क्रीन? विभा, दिक्कत क्या है कि सवाल का जवाब कोई सही से लॉजिकल देने को राजी नहीं है। अपने कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स हैं उसको रखे, उसको बेचना है, उसको लगाना है, उसको ये करना है। तो आप साइंस पढ़िए ना, आप टेक्निकल बात पढ़िए। 2 साल से छोटे बच्चे, उनका सन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। उनका जो स्किन सरफेस एरिया रेशियो है वो सन को नहीं ले सकता। 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं, कोशिश कीजिए, जैसे मैंने बोला सन प्रोटेक्शन, तो सन प्रोटेक्शन का मतलब है कपड़े लंबे होने चाहिए, कॉटन के होने चाहिए। और उसके बाद जो सन का टाइम है वो है दोपहर को 11 बजे से 4 बजे तक, जब धूप सबसे ज्यादा होती है। तब बच्चे घर आते हैं। लेकिन आप अगर सुबह सनस्क्रीन लगा के भेजेंगे तो वो दोपहर तक काम नहीं करेगी। तो एक सबसे बड़ा अच्छा सोल्यूशन है कैलामीन लोशन। अब कैलामीन लोशन इज़ अ फिजिकल सनस्क्रीन, जिसका मतलब है कि उसने एक लेयर बना दी तो वो धूप की रेज अंदर नहीं जाएंगी। हिंदुस्तानी कंपनीज ने ये समझ लिया है, हिंदुस्तानी मेडिकल कंपनीज ने खासकर ये समझ लिया है कि हमारे यहाँ वो सनस्क्रीन, वो ट्यूब वाली, रोज़ अगर कोई खरीदेगा भी ना तो उसको बड़ी कंजूसी से इस्तेमाल करता है, कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ? सनस्क्रीन लगाना एक बहुत मुश्किल काम है। सनस्क्रीन, द क्वांटिटी इज दिस मच एंड यू हैव टू पुट इट इन एक बैरियर लगाना है, वो उसको आपको लेयर के अंदर पहुंचाना है। ये बात किसी को समझ नहीं आती, वो ऊपर नहीं काम कर रही है। तो बच्चों के लिए सुबह आप एक मॉइस्चराइजिंग लोशन, कैलामीन लोशन आजकल बहुत अच्छा मिल रहा है। एक नाम मैं बोलना चाहती हूँ बिकॉज लोग कंफ्यूज रहते हैं, कैलेड्रिल नहीं चाहिए। कैलेड्रिल और कैलामीन में फ़र्क होता है कि कैलेड्रिल में एंटीहिस्टामिन होता है, वो स्किन को ड्राई कर देता है। तो प्योर कैलामीन लोशन विद मॉइस्चराइज़र लीजिए, बच्चे को अच्छी तरह से जितने खुले एरियाज़ हैं लगा के भेजिए। ठीक है, शाम तक, दोपहर तक वो अच्छे से जितना चाहिए उतना प्रोटेक्ट करेगा।
हमारी और आपकी ज़िंदगी में कोशिश कीजिए कि अपने काम सुबह करेंगे या 4 बजे के बाद करेंगे, और नहीं तो जब जाएंगे तब उसी वक्त सनस्क्रीन लगाएंगे। अब लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ तो मुंह धोने की जगह नहीं है, क्या कर, वेट वाइप्स रख लीजिए, आप स्किन को क्लीन कीजिए, उसके बाद सनस्क्रीन लगाइए और फिर बाहर निकलिए। पानी की बोतल तो सबके पास ही होती है। मैं बहाने बता रही हूँ ना मेरे पास जो नॉर्मल आके जब एक गुफ्तगू होती है तो क्या क्या बात निकल के आती है, मैं ये बता रही हूँ। तो हमारे मकसद ये हुआ 30 से 50 SPF की सनस्क्रीन चाहिए। आप अगर पानी में जा रहे हैं तो वाटर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ सनस्क्रीन्स लीजिए। और दूसरी चीज़, हर सनस्क्रीन, हर कंपनी, उसकी एक क्रीम होती है, एक लोशन होता है, एक जेल होती है, एक स्प्रे होता है। सेम नाम की आपको 4-5 चीज़ें मिलेंगी, तो अपनी स्किन के हिसाब से लीजिए ना। ड्राई है तो लोशन लीजिए, सर्दी है तो क्रीम लीजिए, गर्मी है तो जेल लीजिए, स्प्रे लीजिए, चेंज कीजिए मौसम के हिसाब से। पसीने में बहा के सनस्क्रीन को कोई फायदा नहीं है। कुछ नेचुरल भी इसका उपाय हो सकता है? नेचुरल कुछ नहीं है। नेचुरल तो यही है कि आप एक लेयर लगा लें, तो जिसमें मैंने जिंक ऑक्साइड बोला जो क्रिकेटर्स लगाते हैं, फिर वो कॉस्मेटिकली कंपैटिबल तो नहीं है ना। मैं तो सफेद कुछ लगा के नहीं घूमूंगी तो फिर आप एक दुपट्टा ले लीजिए, एक छतरी ले लीजिए। तो सन प्रोटेक्शन अगर आपके दिमाग में है तो सनस्क्रीन उसका एक छोटा सा हिस्सा है। डॉक्टर शैला, अभी ना हमने बात करी थी मेन विमेन की कैसे हार्मोन्स अलग होते हैं, और बच्चों की भी हमने बात करी। नेचुरल प्रोडक्ट्स जितने आते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो सब में कैस्टर ऑयल, आर्गन ऑयल, ये सारी चीज़ें मिली होती हैं। और कहीं ना कहीं क्या ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं? कैसे ध्यान रखें? पहली चीज, नेचुरल का मतलब है जो इंडियन ड्रग लॉ है, 1% अगर उसमें नेचुरल चीजें हैं, आप 4 रोज पंखड़ी डाल दीजिए, आपका प्रोडक्ट नेचुरल हो गया। तो ये जो नेचुरल है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। जहां तक रहा कैस्टर ऑयल का, आर्गन ऑयल का, हर स्किन अलग है, वो उस हिसाब से उसको करती है। कोई किसी चीज में गलती नहीं है, शायद वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए। कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं करता। 2-4 प्रोडक्ट्स होते हैं जो जिसमें हमारी फ्रेग्रेंसेस आती हैं, वो बहुत ही बड़ा दूर, मतलब ज़बरदस्ती को बिठाने वाली चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ चीज़ें हैं जैसे टैल्क है, टैल्क को बड़ा बदनाम किया गया है कि टैल्क से कैंसर हो जाता है और हो जाता है। हिंदुस्तान जैसी जगह में जो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, जहाँ इतना पसीना आ रहा है, तो हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो पसीना एब्जॉर्ब करे। तो टैल्क इज़ द बेस्ट थिंग। टैल्क के साथ दिक्कत क्या होती है, अगर आप उसको छिड़केंगे तो वो आपके पोर्स को बंद करेगा। तो आप, या बच्चों को जब टैल्क लगाते हैं तब तो बड़ा पुफे से लगाते हैं, बड़े होते होते वो सब कुछ छिड़कने लगते हैं। तो आप हाथ पे लीजिए, इस तरह से कीजिए और उसको बॉडी फोल्ड्स में लगाइए। सही तरीका आना चाहिए। एग्जैक्टली जो हम लोगों को पता नहीं है, और एग्जैक्टली यूज कर रहे हैं चीजें। बिल्कुल यूज कर रहे हैं और प्रोडक्ट को बदनाम कर रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट गलत नहीं है, आप उसको किस तरह लगा रहे हैं, किस सीजन में लगा रहे हैं, वो गलत है। एक मुझे लगता है आपके जो जवाब होते हैं ना डॉक्टर शैला, उसी में सारे सवाल पहले से ही आ जाते हैं। पोर्स की आपने बात कर दी। अब बिल्कुल, ओपन पोर्स, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो ओपन पोर्स को बंद कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है, या इतने सारे फेशियल्स, इतने सारे प्रोडक्ट्स बोले गए हैं कि इससे बंद हो पोर जाता का है? मायने बताइए, ट्रांसलेट कीजिए पोर को। ओपनिंग्स, जो छेद, ठीक है। तो स्किन का एक काम है आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखना। हम हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं, चाहे 2 डिग्री हो रहा हो या 45 डिग्री हो रहा हो, हमारा टेम्परेचर बॉडी का इनर कोर का वही रहता है। कैसे होता है? ये जो पोर्स हैं, इन्हीं के थ्रू स्वेट एक्सचेंज होता है, जो आपके एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं। ये स्किन का काम है, और उसको काम को करने के लिए ये स्किन के आर्मर हैं। आप उनको बंद करके, तो फिर जिसको पसीना नहीं आता ना, उसको हीट स्ट्रोक होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बैलेंस ही नहीं होता। दिक्कत जब होती है जब आप अपनी स्किन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो पोर एक्चुअली पोर है, एक छेद है जिसके चारों तरफ एक मसल होती है। लोगों को लगता है कि बस स्किन पोर की बात करते रहते हैं लोग, उसके चारों तरफ मसल है और वो मसल उस पोर को बंद करती है। जब आपकी स्किन खराब है, गंदी है, जब आप उसका एक्सफोलिएशन नहीं कर रहे हैं, तो इस पोर के चारों तरफ की एक डेड लेयर स्किन की बन जाएगी। तो अब वो बंद नहीं हो रहा है, तो उसको तो खुलना बंद होना है, आपने ध्यान नहीं दिया। तो अच्छी तरह से फेस वॉश, अगर फेस वॉश और मॉइस्चराइजर 2 चीज़ें ऐसी हैं, आप मुझे बोलें कि आपको एक आइलैंड पे छोड़ रहे हैं और बताइए सिर्फ क्या लेके जाएंगी, तो सिर्फ एक मॉइस्चराइजर और फेस वॉश लेके चली जाऊंगी और अच्छी भली 10-12 साल बिता दूंगी। अच्छी स्किन
स्किन। इनफैक्ट आई नो डॉक्टर शहला फॉर क्वाइट सम टाइम, और मैं जब अभी हम बात कर रहे थे, जब हम ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मेरा यही सवाल था इनसे, कैसे आपने मेंटेन कर रखी है वही स्किन वैसे ही? कॉल्ड करेक्शन। ऐसा नहीं है कि एज नहीं हुए, एजिंग है, और शायद अपनी फोटो देख के एजिंग नजर आती है, लेकिन जो टेक्सचर ऑफ स्किन है और जो काम स्किन का है, ब्यूटीफुल, उसको आपको करेक्ट करना पड़ता है। सर्दी आई है तो आपको क्रीम लगानी पड़ेगी ना, गर्मी आई है तो आपको एक एस्ट्रिंजेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, सर्दी में आपको टोनर इस्तेमाल करना पड़ेगा, सर्दी में आप रात को क्रीम लगा के बैठेंगे, हाइलुरोनिक एसिड लगा के बैठेंगे। मैं एक एक नाम थ्रो करती हूँ ताकि वी कैन टॉक अबाउट इट। हाइलुरोनिक एसिड और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो प्रोडक्ट्स में हैं। क्या करें इनको? क्या हर कोई, मतलब एक चीज आनी शुरू होती है उसके बाद फिर से देखिए, लोग वही खरीदना शुरू कर देते हैं। जहां पर चीज आ रही है, जिस इंटरनेट के द्वारा आपकी रील आ रही है, वहीं पर ही एआई और गूगल सर्च भी है। तो उस प्रोडक्ट का डालिए और उसका आगा पीछा देखिए। हाइलुरोनिक एसिड है, वो एक ह्यूमेक्टेंट है, साफ सिंपल शब्द में मॉइस्चर को ट्रैप करके रखता है। तो अगर आप 20 साल के हैं और आपकी नॉर्मल ऑयली स्किन है, आपको और मॉइस्चर क्यों चाहिए? लेकिन अगर आप 40 साल के हैं और आपकी स्किन ड्राई होने लगी, तो ये आपके लिए है ना। यही अगला यहाँ पर जाते हैं विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड, फेरुलिक एसिड आ जाता है। अब उसकी कहानी पढ़िए, हर जगह सब कुछ मौजूद है। आपका दिमाग खुला होना चाहिए। आप सिलेक्टिव क्यों हैं? आपने सिर्फ वो रील क्यों देखी, उतना दिमाग क्यों लगाया? उसको एआई में डाल लीजिए ना, ये क्या है? ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं, एंड दीज आर, जब आप नेचुरल की बात कर रही हैं, कहाँ से आए ये एसिड? ये नेचर से ही आए। एक शुगर केन से आया, एक सिट्रस फ्रूट से आया, एक ग्रेप से आया। अब उसी को हमने अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड लिख दिया, तो वो कोई केमिकल थोड़ी हो गया। तो आपको पता होना चाहिए। तो अब विटामिन सी है, विटामिन सी बहुत अच्छी एक्सफोलिएशन करता है। घूम के आते हैं पोर्स के ऊपर, जिसके ओपन पोर्स हैं, वो अगर विटामिन सी लगाएगा तो वो डेड लेयर ऑफ स्किन निकल जाएगी। तो पर अब डेड लेयर ऑफ स्किन निकल गई, फिर आप लगाते रहेंगे क्या उसे? नहीं, कहीं तो रुकेंगे। बिल्कुल। तो स्किन केयर मौसम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, उम्र के हिसाब से चेंज होनी चाहिए। ये स्टैटिक चीज नहीं है। लेकिन जैसे आपने बताया सब कुछ नेचर से ही है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो क्या हम नेचुरल चीजें यूज करके भी अपना स्किन केयर कर सकते हैं, या फिर हमें इतनी सारी क्रीम्स और इतने सारे ट्रेंड्स, इन सब की जरूरत है? देखिए, फेशियल नेचर जहां तक है नेचुरल है। अब टमाटर से ही आएगा ना, जो हमारे एसिड आए हैं, या पपीते से पापेन आया है, लेकिन उससे आप अपनी स्किन मेंटेन कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और आप आप रोज का मर्रा का उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, वो चलेगा। लेकिन अगर आपको हार्मोनल की वजह से पिगमेंटेशन हो गई, जेनेटिक, या उसकी वजह से आपको एक्ने हो गई या सनबर्न हो गई, अब आप सोचिए कि वो बेचारा टमाटर ही कर देगा, तो वो नहीं होगा। दूसरी चीज, जब नेचुरल चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप नेचुरल केयर करती हैं, तो आप क्या करती हैं? कोई भी मे बी फ्रूट्स, हाँ, तो कहाँ होती हैं जो करती हैं? क्या करती हैं? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खाना पकाते पकाते इधर टमाटर लग गया, इधर आलू का जूस लग गया। तो अगर आपको नेचुरल को से उसका तत्व लेना है, जज्बा लेना है, एक कमरे में बैठिए, अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर कीजिए, मुंह धोइए, उसको लगाइए 10 मिनट तरीके से, अगेन काम तो करने दीजिए। आपको ये लगता है कि बस खड़े खड़े, कल परसों ही मेरे पास कोई आए थे जो पिगमेंटेशन था, चीज़ मेरे ऊपर आलू का जूस बहुत अच्छा काम करता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वो आपका वो स्टार्च है और वो बड़ी अच्छी स्किन कर रहा है। कहती हाँ, मैं जो है ना रोज 10 मिनट कमरे में बैठ के लगाती हूँ। मैंने कहा इसीलिए काम कर रहा है, वो आलू कम वक्त नहीं काम कर रहा जो आप तसल्ली से लगा रहे। तो बात यह है कि ये जो आपको कंटेंट मिल रहा है इतना सारा सोशल मीडिया से, ये तो आता रहेगा। इट इज अप टू यू हाउ यू यूज इट, यू हैव टू सिफ्ट इट। छन्नी में डाल के अपने दिमाग की छानिए, और जो निकला है उसमें से फिर अपने लिए एक चीज बनाइए। फेयर स्किन का जो एक क्रेज है लोगों के अंदर, उसके लिए कोरियन ग्लो स्किन और पता नहीं कौन कौन से फेशियल इंजेक्शंस लोग लगवा रहे हैं। अब तो ओरल फॉर्म में भी मिल रहे हैं चीज़ें, मेडिसिन मिल रही हैं फॉर फेयर स्किन। तो क्या ट्रेंड ये सही है, क्या ये गलत है, क्या किया जाए? देखिए, हर कॉन्टिनेंट का, हर जगह के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बोल देना बहुत आसान होता है कि गुलामी मानसिकता है, पर वो है।
वो फेयर वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड प्रिविलेज्ड, तो वो हमारे दिमाग में बस गया है। और हम जो है एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, हमें फेयर स्किन नहीं चाहिए, हमें साफ सुथरी स्किन चाहिए, इवन स्किन चाहिए। लेकिन अगर कोई आपकी इनमें से कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है, आपने कितनी इस्तेमाल की, किसके अंडर इस्तेमाल की, कौन उसके लिए ज़िम्मेदार था, उस पे बात होती है। अब अगर आप शादी है, प्री ब्राइडल जो होता है, तो सबको क्लियर स्किन चाहिए, तो आप अंडर सुपरविजन अगर आप कर रहे हैं, बात इंजेक्शन या ओरल की नहीं होती। ग्लूटाथियोन जो है इट्स अ सेफेस्ट सॉल्ट, सबसे सेफ सॉल्ट है, वो विटामिन सी के साथ लगाया जाता है। पर हिंदुस्तान की कहानी क्या है ना कि अब मुंजारो भी लोग अपने आप लगा रहे हैं। मतलब मैं तो सोच के मुझे खौफ लगता है कि वो इतना जो स्पेसिफिक चीज़ है, तो ग्लूटाथियोन भी अपने आप लगा रहे हैं, खा रहे हैं। परसों तरसों मेरे पास एक पेशेंट आई, वो कुछ और दिखा, उनके हाथ में एक बॉक्स था जो ग्लूटाथियोन का था। मैंने कहा ये आप ले रही हो? कहती हाँ, वो किटी में बात हुई थी तो सब ले रहे थे तो मैंने भी लेना शुरू कर दिया। तो ये नहीं होता। ये ओटीसी की तरह अवेलेबल क्यों है? पहले तो ये ओटीसी नहीं है और ये गलत नहीं है। खामखा जैसे स्टेरॉइड को बेचारों को बदनाम कर दिया गया है, वही हाल अब ग्लूटाथियोन के साथ हो रहा है। तो आपके अंदर कितनी डेडिकेशन है उसको कंटिन्यू रखने की। ज़्यादातर यहीं से अगला सवाल आता है बोटॉक्स का, फिलर्स का, तो क्या वो गलत है, क्या वो सही है? वो गलत नहीं है। आपकी कितनी डेडिकेशन है उसको कंटिन्यू रखने की। ये सब चीज़ें बॉडी में कुछ भी आप लेंगे मेटाबोलाइज हो जाएगा, हमेशा के लिए थोड़ी बैठा रहेगा। तो अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ले रहे हैं, अब जो शोबिज इंडस्ट्री में हैं, जिनका काम ही ये है, तो दे आर रेगुलर्स ऑन दिस, बट दे हैव देयर फिक्स्ड डॉक्टर्स, दे हैव देयर फिक्स्ड क्लिनिक्स। वो अपने आप जाके नहीं लगा रहे हैं, उन्हें अंडर सुपरविजन कर रहे हैं, और उनकी शायद प्रोफेशन की ज़रूरत है या जो भी है, आपकी नहीं है। आप सिर्फ एक फैड में लगा रहे हैं। आपने उसको ये तो सुना। अब हम जब ग्लूटाथियोन देते हैं, ओरल बहुत कॉमनली देते हैं, हम फेयरनेस के लिए नहीं देते, इवन टोन के लिए देते हैं। तो इट्स अ स्पेसिफिक ड्रग विच हैज़ टू बी टेकन ट्वाइस अ डे फॉर 3 months। आफ्टर 3 months वी गिव अ ब्रेक ऑफ 6 months। वी आर मॉनिटरिंग एवरीथिंग। तो उसको ड्रग को क्यों बदनाम कर रहे हैं? आप उसको सही तरीके से करें। जहाँ तक फेयरनेस की बात है, जो फेयरनेस क्रीम्स ओटीसी जो मिलती हैं, देखो काम करती होंगी तभी बिकती हैं, और इतने सालों से काम कर रही हैं, इतने सालों से बिक रही हैं। दिक्कत यह है कि आप उनके जाल में फंस जाते हैं, फिर आप वहाँ से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि जब आप उसको छोड़ेंगे तो आपकी स्किन इतनी ख़राब हो जाएगी कि आप कहेंगे दफ़ा करो, दोबारा लगा लेते हैं। तो दैट्स द होल थिंग। तो अगर आप उस क्रीम को पढ़ रहे हैं और उसमें कोई स्टीरॉयडल बेस्ड क्रीम नहीं है, और एक मैं सॉल्ट्स के नाम लेना चाहती हूँ बिकॉज आजकल लोगों को पता होना चाहिए। हाइड्रोक्विनोन एक सॉल्ट होता है, वो नहीं होना चाहिए बिकॉज हाइड्रोक्विनोन रिजल्ट बहुत फास्ट देता है, पर वो जब आप रोकते हैं रिबाउंड होकर 4 गुना आपकी स्किन जो है ब्लूइश होने लगती है। नेगेटिव इम्पैक्ट। तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपने देखा ही नहीं है, तो आप पॉजिटिव इम्पैक्ट में ही घूमते चले जा रहे हैं। मैं जानना चाहती थी कि क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इनके अगर आप इनको अंडर सुपरविजन नहीं लेते? बिल्कुल हो सकते हैं। और देखो, हम MBBS MD इतनी बड़ी साइंस लेके 25 साल से झक थोड़ी मार रहे हैं। मतलब कुछ होगा जिस वजह से चीज़ों को चूज करते हैं, लिखते हैं, कंसल्टेशन होती है। अगर सब कुछ अपने आप ही हर आदमी का होता तो हर आदमी डॉक्टर ना बन जाता। बने हुए हैं यहाँ पर तो लोग भुगत रहे सोशल मीडिया पे तो सबसे बड़ी बात है। तो अगर एक माइल्ड सी चीज़ है तो अब आप 10% नाइसिनामाइड यूज करें। मैं यहाँ पर फिर नए नाम लेके आऊंगी। नाइसिनामाइड इज अ ब्राइटनिंग सिरम, और सबसे ज्यादा वही बिक रहा है। जितनी ये 2-4 कंपनीज जो ओटीसी में भी क्रीम्स में इतना नहीं है, सिरम में बिकता है। इट्स अ ब्राइटनिंग सिरम, वो नुकसान नहीं करता है, कर लीजिए यूज। किसी दिन ड्राई करने लगे तो हो जाएगा। पर अगर आप फेयरनेस क्रीम, वाइटनिंग क्रीम, देयर इज अ डिफरेंस इन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग। मैं कल परसों एक पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें वो बोला कि ये हमने डर्मेटोलॉजिस्ट से ही लफ्ज सुने हैं, ब्राइटनिंग, वाइटनिंग, सपल, सॉफ्ट, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर डीलिंग विद। देयर इज अ डिफरेंस। टेक्निकली हमें ब्राइट स्किन और वाइट स्किन में बहुत फर्क है, तो हमें वाइटनेस नहीं चाहिए है। और अगर आप इवन टोन के लिए कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अब जैसे हार्मोनल स्किन होती है, मिलाज्मा जो झाइयाँ होती हैं, वो हम डर्मेटोलॉजिस्ट की नाइटमेयर है कि अगर हो गई तो ख़त्म नहीं होती।
कंट्रोल होती है वो आपकी प्रेगनेंसी के बाद होती है, आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस में होती है। मेल्स जो बहुत बाहर रहते हैं और अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी स्किन में होती है। तो यहाँ पर आपको वो क्रीम्स दी जाती हैं जो उसको कंट्रोल रखती है, पर उसको फिर वो आप अपने आप थोड़ी लगा सकते हैं। मतलब ये कोई वो हलवा थोड़ी है कि हर आदमी प्रसाद की तरह खा लेगा। लाइक यू हैव टू बी इंटेलिजेंट। क्या ये आपके लिए है भी या नहीं, ये देखना भी जरूरी है। और दूसरी चीज जो मेरे साथ जो मैंने बहुत देखी, एक कोई आके बोला कि मैम आपने दिया था। मैंने कहा मैंने कब दिया था? 10 साल पहले दिया था। तो वो 10 साल से लगाए जा रहे हैं। तो यू दिमाग अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप खमियाजा भुगतेंगे। ह्यूमन रेस का यही तो दिमाग ही तो है हमारा। 13-14 साल की उम्र से ही ग्रेइंग ऑफ हेयर शुरू हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो इसका कारण क्या है? प्रीमेच्योर ग्रेइंग की वजह यह है कि जो मेलानिन सेल्स होते हैं, हेयर एक डेड स्ट्रक्चर है। हेयर जो है वो ऊपर से निकलता है और उसमें एक हेयर पेपिला होता है जहाँ पे उसमें कलर आता है और जिंदगी आता है। उसका मेलानिन जो कलर सेल्स है वो खत्म हो जाता है। खत्म क्या हो गया? डिसरप्ट हो गया। दैट्स द राइट वर्ड। मतलब वो खत्म नहीं हुआ पर वो डोरमेंट हो गया, उसने बनाना बंद कर दिया। उसकी वजह अगर न्यूट्रिशन सही नहीं है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। अब देखिए ग्रेइंग का प्रीमेच्योर ग्रेइंग नहीं बोल रही हूँ बच्चों में, उसका एक वजह तो स्ट्रेस भी था। तो अब मैं 13-14 साल के बच्चे का तो स्ट्रेस नहीं बोलूँगी, लेकिन 12th के बच्चों को मैंने देखा है ओवरनाइट ग्रे होते हुए देखा है, हेयर फॉल देखा है। फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम का स्ट्रेस। तो अब इसको घुमा के लाते हैं, स्ट्रेस क्या कर रहा है? स्ट्रेस आपको डंडा तो नहीं मार रहा है, स्ट्रेस आपकी हीलिंग कैपेसिटी खत्म कर देता है। तो आपकी बॉडी ऑटो करेक्ट बहुत कुछ करती रहती है। चारों तरफ इतने फंगस बैक्टीरिया, हर इन्फेक्शन थोड़ी हमें लग जाता है। इंटेलिजेंट होती है बॉडी वैसे। दैट इज व्हाई वी सर्वाइव। जब बाहर से कोई आपके फॉरेन रिश्तेदार या दोस्त आते हैं, वो आते ही उन्हें एलर्जी भी हो जाती है, वो बीमार भी पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उस माहौल की आदतन नहीं होती है। हम यहाँ पर पैदा हुए हैं तो हमने धीरे धीरे वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ रही। दिस इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब है आपकी फाइटिंग पावर। तो जब आपकी फाइटिंग पावर कम हो जाती है, और स्ट्रेस यही कर रहा है कि आपकी फाइटिंग पावर को कम कर देता है। तो जो चीजें बॉडी ऑटो करेक्ट कर लेती थी वो अब ऑटो करेक्ट नहीं कर रहा है। अब अगर आपने सही टाइम पे चार्ज नहीं लिया तो फिर वो चलता चला जाएगा। अभी 2 बाल ग्रे हुए हैं, फिर वो 20 हो जाएंगे, फिर वो इर्रिपेयरेबल स्टेज में चले जाएंगे। तो यहाँ तो बड़ा सवाल तो यही आता है ना डॉक्टर शैला कि चार्ज कैसे लें, क्या करें? सबसे पहली चीज, नैग करना बंद करें, पीछे पड़ना बंद करें, उन बच्चों का स्ट्रेस लेवल ना बढ़ाएं। आपका काम है उनको सही न्यूट्रिशन देना। हर माँ को आज से हर बच्चे के लिए, चाहे वो 6 साल का है चाहे वो 26 साल का है, रोज शाम को एक हेल्पिंग ऑफ फ्रूट आपको देनी है। वो फ्रूट रोज आप बदल सकते हैं, रोज सेम रख सकते हैं। मकसद है अनकुक्ड मील, जिसमें कुकिंग से उसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हुए हों। इन चीज़ों में मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, ये सब वो हमारे मेटल्स हैं जो हमारे अमाइनो एसिड के बनने के लिए, प्रोटीन्स के बनने के लिए ज़रूरी होते हैं। मेलानिन जो बनता है, हम ग्रेइंग ऑफ हेयर की बात कर रहे हैं, मेलानिन को बनने के लिए कॉपर एंजाइम्स चाहिए होते हैं जो विटामिन सी उसके साथ काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ इन टोटल कि आपने ये दे दिया इससे ये ठीक हो गया, नहीं। आप बॉडी का पूरा मैकेनिज्म ठीक कीजिए। मैं आपको सिंपल रास्ता बता रही हूँ, सिर्फ रोज, और खबरदार अगर किसी ने बच्चों को नैग किया। तो बहुत बड़ी टिप आज ये डॉक्टर शहला ने दिया है। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आप तो फेस कर ही रही होंगी, रोज आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते होंगे। लेकिन ये तो बात हो गई बच्चों की, बड़ों के लिए क्या करें? हम अपने लिए क्या करें? यही करें जो बता रही हूँ। उसके साथ साथ कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आपने पीना है। और पानी पीने का एक ही तरीका है कि सबके घरों में हर सदस्य के लिए एक अलग रंग की बोतल 2 होनी चाहिए, जो आपको सुबह से शाम तक पूरी करनी है। जब आप हाइड्रेटेड रहते हैं, स्किन का काम मैंने आपको बताया ना, स्किन एक ऑर्गन है, स्किन एक कवरिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एक कवरिंग है अंदर के ऑर्गन्स को बचाने के लिए, वो ही आपको नॉर्मल रख रही है। तो अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो काफ़ी हद तक स्किन अपना काम करती रहेगी। बाकी रील देखिए, अच्छे से हाइलोरॉनिक लगा के सब कुछ अंदर से ठीक रखिए। लेकिन एक बड़ी चीज है यहाँ पर, ग्रेइंग हो गई, अब तो कर लिया, काम खत्म हो गया। उसके बाद हमने लगाने शुरू कर दिए डाइज, हेयर डाइज। तो अब कौन सा डाई अमोनिया फ्री भी हो गया, ये वो सब कुछ कर लिया। तो यहाँ पर अब अपने बालों को कैसे बचाएं?
हेयर कलर और हेयर डाई अलग चीज है। डाई वो चीज है जो ऊपर से कोट कर रहा है, हेयर कलर वो चीज है जो हेयर के अंदर जाके उसको कलर देता है। तो आपको पहले तो हेयर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हेयर में एक कोर होती है जो खाली होती है, जिसमें कलर रहता है। जो काले बाल हैं उसमें कोर में कलर है, और ऊपर उसके केराटिन होता है जो लिटरली उसको कवर किया हुआ है। तो जब बाल आपके ड्राई हो जाते हैं, वो केराटिन ऐसे कांटे की तरह हो जाता है। तो जब हम बोलते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट, बोटॉक्स करा लीजिए, तो वो उसको बाल को स्मूथ कर देता है। कलर जब आपको करना है, सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। अगर आपके 15% बाल ग्रे हैं, माने इक्का दुक्का बाल ग्रे है, तो आपका काम बड़े अच्छे से मेहंदी जैसी चीज से चल सकता है। मेहंदी के साथ सिर्फ एक कमी है कि उसका कलर पैलेट बहुत लिमिटेड है। अगर आपके 50% बाल ग्रे हैं और आपने मेहंदी लगा रखी है, तो पता लग रहा है आपने मेहंदी लगा रखी है। तो उसका रूल ये है कि 15% अगर आपके बाल ग्रे हैं और आपने मेहंदी लगाई है, काम चल जाएगा। मेहंदी ऊपर से बाल को कोट करती है, तो मेहंदी लगाने से बाल ड्राई होते हैं। देखिए, हेयर कलर है ना, इन सब में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन जब आपने ये इस्तेमाल कर लिया तो आपको अपने हेयर केयर को चेंज करना पड़ेगा। खाली वो लगा, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। मेरे बाल शायद जब से मैं कलर कर रही हूँ बेहतर हैं, बिकॉज आई टेक केयर कि मेरे बाल ख़राब ना हो। तो वो एक आपका थॉट होना पड़ेगा कैसे करें। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, टाइम की इन्वेस्टमेंट है, मनी की इन्वेस्टमेंट है। 15 से 20% बाल में आपने मेहंदी लगा ली। अब मेहंदी आपके बालों को कोट कर रही है, तो कोट कर रही है मतलब आपके बाल ड्राई हो रहे हैं। तो इस ड्राइनेस को दूर करने के लिए या तो आप तेल मालिश कीजिए, आपको ज़रूरी है, आपको कहीं ना कहीं से वो मॉइस्चर देना है, और नहीं है तो कंडीशनर का इस्तेमाल कीजिए। सर्दी में हेयर मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज गर्म पानी जो है वो बालों को और ड्राई करता है। तो बाल अगर आप ध्यान नहीं करेंगे, ये तो डेड टिश्यू है, इसमें कुछ नहीं है। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से लेपा पोती इसकी नहीं करेंगे, वो टूटने लगेगा, फिर आप हेयर फॉल की बात करने लगते हैं। हेयर कलर और हेयर कलर सेमी परमानेंट, परमानेंट होते हैं। सेमी परमानेंट वो होते हैं जो 15-20 वॉश तक चलते हैं। परमानेंट वो होते हैं कि जब तक वो बाल ही उग जाए, ग्रो हो जाए, तो वो उस तक रहते हैं। अमोनिया फ्री कलर को, जैसे मैंने आपको बोला कि कलर को कोर के अंदर जाके कलर करना है, तो यहाँ पर भी पोर्स आते हैं, तो यहाँ भी इसमें भी पोर्स होते हैं, तो कलर को अंदर जाने के लिए जगह मिलनी चाहिए ना। तो अमोनिया फ्री और क्या क्या होता है, पेरोक्साइड फ्री, ये सब जो होते हैं, SLS ये SLS सोडियम लॉरेल सल्फेट, वो शैम्पू में आता है। वो शैम्पू में आता है। आजकल उसमें भी बोलते हैं कि बोलने को तो सब कहीं कुछ भी बोल कलर्स दो, में से लिस्टिंग होती है, कहीं भी बोल दो। हाँ। पर जो चाहिए उस कलर को इफेक्टिव होने के लिए उसको अंदर जाना पड़ेगा, और वो पोर्स खोल के ही जाएगा। तो अमोनिया फ्री, पेरोक्साइड फ्री, इट्स अ मार्केटिंग गिमिक। अगर वो कलर काम ही नहीं करेगा, अगर उसमें कोई भी पोर ओपनर नहीं होगा, तो वो काम ही नहीं करेगा। जो फर्क है वो है PPD, पैराफिनाइलिन डायमीन। दैट इज द पिगमेंट विच इज गिविंग अस द कलर। तो आपको ये देखना है कि आपके कलर में 4% से ज़्यादा PPD नहीं होना चाहिए, ये देखना है। खामखा पता नहीं क्यों अमोनिया फ्री लोग देखते रहते हैं, वो उन्होंने जो है वो उसमें एडवर्टिजमेंट में अमोनिया फ्री करके उसको बेच दिया, PPD उसके अंदर 6% है, तो नुकसान तो आपको PPD कर रहा है ना। PPD देखना बहुत ज़रूरी है, ये ना कि ये देखें कि अमोनिया फ्री है कि नहीं है, ये सब मैटर नहीं करता। PPD इट शुड ओनली बी 4%, लेस देन 4%। और अगर आपको एलर्जी नहीं है, देखिए एक माशरा है, एक पॉपुलेशन है, एलर्जी 2 से 3% लोगों को होती है। तो 2 से 3% लोगों को है, इसका मतलब कि 97% को नहीं है ना। तो जब तक आपको नहीं है, तो आप अपने दिमाग को ज़ाया ना करें, मत सोचें, उसको यूज़ करें। उसके साथ साथ एक कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू, कंडीशनर। हिंदुस्तानियों को कंडीशनर यूज़ करने में बड़ी आफत आती है, बिकॉज उन्हें लगता है कि कंडीशनर लगाते ही बाल टूटने लगते हैं। हाँ। Which is wrong. हाँ, मतलब लोग सोचते ही यही है कहीं, कह रहे हो तो केमिकल है और ज्यादा हम तो ऑयलिंग कर लेंगे, उससे काम चल जाएगा। कर लीजिए, अगर आप ऑयलिंग कर सकते हैं तो कर लीजिए। ऑयल का मकसद हिंदुस्तान में इसीलिए कंडीशनर नहीं था क्योंकि हमारी संस्कृति में ऑयलिंग आती थी। अब हमारी जिंदगी की भागदौड़ में ना ऑयलिंग रही, कंडीशनर बेचारा बदनाम पहले ही रह गया। तो यू हैव टू सप्लाई व्हाट यू आर टेकिंग अवे, और अगर आप सप्लाई नहीं करेंगे तो नुकसान आप झेलेंगे। कलर आप कोई भी कीजिए,
कलर के बाद आपको कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, यू कैन नॉट यूज। ये जो आप SLS की बात कर रही हैं, ये शैम्पूज के इंग्रेडिएंट हैं, इसको मत देखिए, आप कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू लिखा हुआ देखिए। और यहाँ पर मैं इसी में ही बोल देती हूँ, बिकॉज नहीं तो हम भूल जाएंगे। आजकल सॉल्ट एंड पेपर बाल रखने का या ग्रे बाल रखने का भी एक कोविड के बाद लॉट्स ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। लेकिन जो बाल का कलर है, जो केराटिन का कलर है, वो पीला है। तो अगर आपने कलर नहीं किया और आपके बाल ग्रे हैं तो वो ग्रे नहीं रहेंगे, वो पीले से हो जाएंगे। तो इसलिए एक पर्पल शैम्पू आता है, उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो जो ग्रेनेस है वो ग्रेनेस रहे, वो येलोनेस नहीं हो। तो मेंटेनेंस इज द की। गॉड, इतनी सारी चीजें हैं इसमें जिनके बारे में हमें पता ही नहीं और ना ही कोई ये बताता है एक्चुअली। इसको आपको समझना पड़ेगा कि सही इंग्रेडिएंट, सही तरीका क्या है, और सही इंफॉर्मेशन के लिए सही डर्मेटोलॉजिस्ट की ही राय लें, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर की ऐसे ही। और दूसरी चीज़ मैं इसमें ऐड करती चलूँ, हाँ, जो एंटी एलर्जिक हेयर कलर है वो भी आजकल मार्केट जो है बहुत फ्लडेड है। आपको उसे जब तक इस्तेमाल नहीं करना है अगर आप एलर्जी के भुगभोगी नहीं हैं। उसको इस्तेमाल करके आपको एलर्जी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। अगर खुदा ना करे आपको उस कलर से कभी एलर्जी होने लगी तो वो आपका ऑप्शन है, वो आपका फर्स्ट स्टेप नहीं है। तो रूटीन में चलें, बालों का ध्यान ज़्यादा करना शुरू करें। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू हर दाम का, हर कंपनी का मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि वो महंगा ही काम करेगा, पर उसमें एक इंग्रेडिएंट होता है जो कलर को वहाँ बने रहने देता है। अब अगला सवाल पूछिए कि कलर डाई लगने से बाल और ग्रे हो जाते हैं, वो कहाँ गया? नहीं, वो भी सवाल है। और मेरे को ऑयलिंग पे भी सवाल पूछना था कि कितनी बार ऑयलिंग कर सकते हैं? वंस अ वीक से ज़्यादा नहीं चाहिए। वंस अ वीक से ज़्यादा। ऑयलिंग का मकसद कंडीशनर है। तो सर्दी में क्योंकि गर्म पानी का इस्तेमाल हो रहा है तो योर हेयर्स आर बीइंग रॉब्ड ऑफ देयर ऑयल मोर। तो अगर आपके पास वक्त है तो नहाने से आधा घंटा पहले लगा लीजिए, ताकि गर्म पानी से जब आप धोएं तो एक्सेस निकल जाए और बाकी आपका काम हो जाए। तो उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा रूल है, जब आप बाल धो रहे हैं, धोने के बाद बालों में इस तरह से हाथ उंगली चलाइए। अगर वो अटक रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें कंडीशनर की या तेल की ज़रूरत है। नहीं अटक रहे हैं तो छोड़ दीजिए। तो ज़रूरत के हिसाब से आपको तरीका ढूंढना है कि कैसे ठीक है। लेकिन इसमें भी ये बताइए कि कौन से ऑयल्स बेस्ट हैं फॉर इंडियंस और बच्चों के लिए और बड़ों के लिए? ऑयल को डिफ्रेंशिएट किया जाता है थिक ऑयल और थिन ऑयल से, ठीक है। जैसे मैंने सर्दी में खाने की बात की, ठंडी तासीर और गर्म तासीर, वही तासीर तेल की भी है। तो सर्दी में आप थिकर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज स्किन का जो इंग्रेडिएंट है वो सब कुछ बाहर से अंदर जा रहा है। आप कोई पोर्स की बात बाहर घूम फिर के आती है, तो पोर में सर्दी में चीज़ें बाहर से अंदर जा रही हैं, गर्मी में अंदर से बाहर आ रही है। तो अगर आप थिक ऑयल गर्मी में डालेंगे वो अंदर ही नहीं जाएगा। तो सर्दी में कोई भी ऑयल चलेगा, वो आलमंड ऑयल हो, कैस्टर ऑयल हो, आर्गन ऑयल हो, जैस्मिन ऑयल हो। जैस्मिन तो पतला ऑयल है, वो गर्मी में ज़्यादा चलता है। तो थिक ऑयल्स आप सर्दी में इस्तेमाल करें। जैसे ही मार्च आता है, इस साल तो अभी तक मौसम सही है, तो आप थिनर ऑयल पे आ जाइए। कोकोनट ऑयल, क्लियर ऑयल, बेबी ऑयल, जैस्मिन ऑयल, ये थिन ऑयल्स है। तो ऑयल की आपको टेक्सचर के हिसाब से जाना है कि वो कितना अंदर जा रहा है। और ऑयल की जो खासियत है वो मसाज में है। तो हल्के हाथ से मसाज कीजिए। मसाज का मतलब है, मसाज मीन्स इट इंक्रीजेस द सर्कुलेशन। व्हेन इट इंक्रीजेस द सर्कुलेशन, इट टेक्स अवे द टॉक्सिन एंड गेट्स अवे द न्यूट्रिएंट, गेट्स इन द न्यूट्रिएंट्स। तो मकसद वो है। तो आपको ऑयलिंग करनी है, ऑयल कीजिए। आपको कंडीशनर इस्तेमाल करना है, कंडीशनर इस्तेमाल कीजिए, कोई नुकसान नहीं है उसमें। तो अब आपकी बात पर आ जाते हैं, क्या हेयर डाई बालों को और ज्यादा ग्रे कर रहे हैं, हेयर फॉल बढ़ा रहे हैं? हेयर फॉल तो इसलिए बढ़ेगा, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे बाल ड्राई हो जाएंगे और कंघा करते हुए टूटेंगे। तो वो तो आपका किया हुआ है, हेयर कलर उससे कुछ नहीं कर रहा है, नथिंग रिलेटेड। नहीं। और दूसरा, हेयर कलर के साथ देयर इज अ वर्ड टेक्निकल जो हम यूज़ करते हैं, एपरेंट ग्रोइंग। एपरेंट का मतलब है कि लगता है पर है नहीं, रियल ग्रेइंग नहीं है, एपरेंट ग्रेइंग है। क्योंकि अभी तक तो खिचड़ी थी, अब जब आपने कलर कर लिए तो सडनली आपको वो एक लेयर पे नज़र आने लगे कि ओह मेरे इतने ग्रे हैं। वो ग्रे पहले से ही थे। हेयर कलर तो अंदर स्कैल्प के जा भी नहीं रहा है। यहाँ पर बात करते करते हेयर कलर करने का सही तरीका क्या है, ताकि आपको एलर्जी ना हो और इरिटेशन ना हो। हेयर कलर
स्ट्रैंड्स के लिए हो रहा है, उसका सर के अंदर या स्कैल्प में जाने का कोई मकसद नहीं है। एलर्जी जब होती है जब वो स्कैल्प के अंदर जाके आपकी स्किन को इरिटेट करता है। तो जिस दिन आपको हेयर कलर करना है उससे कम से कम 2 दिन पहले बाल मत धोइए। जब बाल नहीं धोएंगे तो नेचुरल ऑयल्स जो हैं, आप बाल क्यों धोते हैं? चीड उसमें, क्योंकि वो ऑयली हो गए, दैट्स व्हाई यू नीड टू वॉश योर हेयर। वही ऑयल आपकी प्रोटेक्शन करेगा। तो आप 2-3 दिन पहले बाल ना धोएं, फिर आप कलर लगाएं। और दूसरा, कोशिश करें कि कोई आपके कलर लगाए। अपने जब आप लगाते हैं ना तो वो आधा स्कैल्प पे ज़्यादा लगता है। कलर आपने स्ट्रैंड्स को करना है, स्कैल्प को नहीं करना है। और दूसरा, कलर में जो लिखा हुआ है उसके ट्यूब पे अगर लिखा हुआ है 20 मिनट तो मतलब 20 मिनट। तो ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा देर अगर कलर रखेंगे तो वो ज्यादा चलेगा, नहीं वो इरिटेट करेगा। तो टू द टी, मतलब इट्स अ प्रोडक्ट, यू हैव टू बी। बात क्या है ना, सब कुछ इंटेलिजेंटली अगर आप यूज़ करेंगे, दिमाग लगा के यूज़ करेंगे तो वो फ़ायदा करेगा, नुकसान कभी नहीं करेगा। अंधाधुंध या बस सुन के करेंगे या जल्दबाजी में करेंगे, आप अपने लिए नुकसान करेंगे। एक चीज़ और डॉक्टर शहला, जो एक पैंडमिक जिसे कहते हैं उसी तरह से हुआ पड़ा है लोगों के बालों में आजकल। हेयर फॉल तो है ही, लेकिन डैंड्रफ, एवरी सेकेंड पर्सन यू हियर डैंड्रफ का इशू आ रहा है लोगों में। ऐसा क्यों हो रहा है? डैंड्रफ वाज ऑलवेज देयर। ऐसा नहीं है कि डैंड्रफ कभी था नहीं, आजकल बात ज़्यादा हो गई है तो इसलिए डैंड्रफ हो रहा है। और पोल्यूशन कॉजेज लॉट्स ऑफ थिंग्स ना। आप जब आप चारों तरफ पोल्यूशन है, हम बोल रहे हैं कि मुंह धोइए, तो वो स्कैल्प में भी तो जा रहा है। और दूसरा, एक्सरसाइज लोग ज़्यादा कर रहे हैं, पसीना ज़्यादा आता है, प्रोटीन शेक ज़्यादा पी रहे हैं, क्रेटिनिन ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये सब इट इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ स्वेट एंड सीबम। उस पोर में से पसीना भी निकल रहा है और एक ऑयल भी निकल रहा है। डैंड्रफ 2 तरह का होता है, एक ड्राई डैंड्रफ और एक ऑयली डैंड्रफ। ड्राई डैंड्रफ उनके हैं जिनकी स्किन ड्राई है, और ज़्यादातर सर्दियों में सबको हल्का बहुत ड्राई डैंड्रफ हो जाता है बिकॉज स्किन की एक्सफोलिएशन बढ़ जाती है। कभी कभी मुझे लगता है कि पहले मुझे ये सिखाना चाहिए कि स्किन आखिर है क्या भला, तो तब अगर आपको ये समझ में आ जाए ना तो फिर मेरी जरूरत नहीं होगी। नहीं, इसीलिए तो हमें डर्मेटोलॉजिस्ट की जरूरत है भाई। बताइए, और लोगों तक अच्छी और असली चीज जाए, वो बहुत जरूरी है। कई बार बोला जाता है कि मेरे क्लिनिक में भी ये वीडियोस चल रहे होते हैं मेरे वो, कि आप सब कुछ तो बता दोगे फिर आपके पास कौन आएगा। मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं है, आप ठीक रहो। तो डैंड्रफ में स्किन की लेयर्स 30 डेज में दे रिजेन्युएट इटसेल्फ। मतलब हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ भी हमारे स्किन सेल्स चढ़ रहे हैं। तो जब सर्दी होती है तो ये एक्सफोलिएशन का रेट बढ़ जाता है। तो देयर इज ऑलवेज अ लेयर ऑफ डेड सेल्स जो इकट्ठे हैं। आपने सर नहीं धोया तो वो इकट्ठे होते चले जाएंगे। देयर आर सर्टन पीपल जिनमें वो ज़्यादा होते हैं, देयर आर सर्टन पीपल, टीनेजर्स में ज़्यादा होता है बिकॉज उनका सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आपने वॉश नहीं किया, या देयर आर सर्टन पीपल जिनकी बहुत ऑयली स्किन है, वहाँ पर वो ऑयली डैंड्रफ बन जाता है। ऑयली डैंड्रफ का मतलब है कि जो स्किन सेल एक एक करके झड़ रहा था वो क्लम्प्स बन गया है और वो उससे निकल रहा। डैंड्रफ इज नॉट अ डिजीज, डैंड्रफ इज अ स्किन टाइप। आपको डैंड्रफ कंट्रोल, डैंड्रफ कभी ठीक नहीं होता क्योंकि वो बीमारी नहीं है तो वो ठीक नहीं होती। आपको उसको कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। नहीं तो ऑयली अगर है, स्किन ऑयली है और स्कैल्प ऑयली है, तो क्या रोज बाल धोएं? अगर छोटे बाल हैं तो रोज़ धोएं। और जो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका जो प्रोटीन इनटेक है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको बाल धोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप शैम्पू चूज़ कर रहे हैं तो देर आर शैम्पूज़ विच आर माइल्डर, जिसमें डे टू डे शैम्पू के लिए देर आर शैम्पूज़ विच आर एवरी डे शैम्पू। उसका काम ही यही है, उसके अंदर उसकी जो वो सरफेस क्लिनजिंग पावर होती है वो इतनी नहीं होती है। अगर जो हफ्ते में एक बार बाल धो रहा है वो उस शैम्पू को यूज़ करेगा तो वो साफ़ नहीं करेगा। लेकिन आप डेली यूज़ करने वाले हैं तो आप एक माइल्डर शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए। ये तो करना ही करना है। लेकिन बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वक्त नहीं है रोज़ धोने का। जब वापस आए स्कूल से, खासकर जो अगर पोनी टेल बनी हुई है या बाल बंधे हुए हैं, या जिम से जब आप आए या किचन, बालों को खोल के बैठिए। थोड़ी देर कूलर के आगे, एसी के आगे, पंखे के आगे बैठिए, जड़ों को सूखने दीजिए। क्योंकि पसीना तो वहाँ इकट्ठा हो रहा है ना, तो आपको सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एंटी डैंड्रफ के साथ ये होता है कि एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ जो होते हैं वो बालों को ड्राई कर देते हैं। तो पहले डैंड्रफ की वजह से बाल गिर रहे थे, अब ड्राइनेस की वजह से गिर रहे हैं। तो हम जो करते हैं, देर आर एंटी डैंड्रफ लोशंस अवेलेबल। आप केमिस्ट के यहाँ जाके बोलेंगे ना एंटी डैंड्रफ लोशन दे दो, तो उसी फॉर्मुलेशन का शैम्पू की जगह लोशन मिलेगा
मिलेगा। लोशन लेके स्कैल्प में लगाएं। बच्चों का वंस अ वीक, जब छुट्टी है उस दिन करें। आपको अगर ज़्यादा हो रहा है तो ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं। 10 मिनट छोड़ दीजिए और उसके बाद एक नॉर्मल शैम्पू से, नॉर्मल का मतलब है ना मुझे एंटी हेयर फॉल चाहिए, ना एंटी डैंड्रफ चाहिए, ना मार्केटिंग गिमिक, सब मार्केटिंग गिमिक है। आप एक शैम्पू फॉर नॉर्मल हेयर लेके उससे उस लोशन को निकाल दीजिए। सर्दी में हो सकता है आपको हर वॉश पे उस एंटी डैंड्रफ लोशन की ज़रूरत पड़े। अब जैसा मौसम आ गया है तो वंस अ वीक पे आ गए हैं, मई आ जाएगा तो वंस अ मंथ पे आ जाएंगे, पर वो आपके बाथरूम से निकलने वाला नहीं। और आपने शैम्पू बता दिया, हाँ। आपने हेयर कलर्स के बारे में बता दिया, लेकिन कंडीशनर में भी कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका ध्यान रखें? कंडीशनर जो है आप देखेंगे, कंडीशनर थिक और थिन कंडीशनर आता है। तो कलर्ड बालों के लिए अलग से थोड़ा सा थिक चाहिए होता है। अब बाल तो हर, मेरे को आके लोग बोलते मैम आपके बाल इतने सिल्की हैं। मैंने कहा भाई मेरे सीधे बाल हैं तो सिल्की होंगे, दैट्स व्हाई वो सीधे हैं। तो यहाँ पर मेरे को अलग तरह से चाहिए। जिसके कर्ली बाल हैं वो कर्ली बाल क्यों हैं, और कर्ली बाल हमेशा ड्राई होता है बिकॉज इट हैज टू मेंटेन दैट कर्ल। तो वो सिल्की नहीं हो सकता, वो सिल्की होगा तो वो कर्ली नहीं रहेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू टेक द शैम्पू एंड कंडीशनर फॉर फ्रिजी है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं ना, और अपने लिए प्रोडक्ट्स को जीरो डाउन करें। नहीं है तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के, डॉक्टर के पास जाके एक बार लिखवा लें, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास सर्दी गर्मी बरसात 3 बार तो जाना पड़ेगा। ये मेरे रोज के डायलॉग है। बिकॉज जो चीज़ सर्दी में काम हो रही है वो गर्मी में नहीं काम करेगी। जब ह्यूमिडिटी आ जाएगी तो चेंज करना पड़ेगा। और साथ में अगर हम बॉडी वॉश की बात करें या सोप्स की बात करें तो ये किस तरह से चूज करें? ग्लिसरीन सोप्स वही हार्ड और सब कुछ किस तरह से आप यूज कर रहे हैं। नहीं, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो अवॉइड करें? नहीं, ग्लिसरीन इज एन इंग्रेडिएंट जो आप सर्दी में ऐड करें। जो ग्लिसरीन सोप्स हैं, बॉडी वॉश, देखो गर्मी में हमारे यहाँ ना वेदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होता है और हमारा लाइफस्टाइल बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है। तो जब आप गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जब चारों तरफ इतनी ड्राइनेस है, तब आपको बॉडी वॉश या ग्लिसरीन सोप इस्तेमाल करना है। गर्मी में आप नॉर्मल सोप इस्तेमाल करें, लेकिन कहीं भी वो एंटीसेप्टिक सोप इसमें कहीं नहीं आया। इतने कीटाणु नहीं है कि आपको रगड़ रगड़ के सोप की ज़रूरत पड़े। उससे स्किन पे एक बैलेंस होता है। मुझे लगता है मैं एक से दूसरे टॉपिक पे जाते जाते मैं यहाँ 8 घंटे बैठ सकती हूँ। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं डॉक्टर शहला, क्योंकि अब आजकल बच्चों के लिए हैंड वॉश अलग, बड़ों के लिए अलग। हैंड वॉश में भी कंफ्यूजन है कि कौन सा ले हैंड वॉश। स्किन के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे आर कॉमन सेल। कॉमन सेल का मतलब है वो उनका घर है, तो वो आपकी बहुत सारे बॉडीली फंक्शंस के लिए चाहिए हैं। तो अगर आपने ज़्यादा साफ कर दिया तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, और अभी तक तो आपको कुछ नहीं हो रहा था, अब आपको फंगल इन्फेक्शन होने लगेगा। तो बैलेंस में रहिए। बच्चा किसी गेम से आया है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कर रहा है, तो जो बॉडी फोल्ड्स हैं, अंडर आर्म्स हैं, थाइस हैं, उसको आप शायद एंटीसेप्टिक सोप से कभी इस्तेमाल कर लें, पर नॉर्मल पे रहिए। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसको ज़्यादा क्लीन करने की। डॉक्टर शहला के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आज हम इनसे ना एक रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं, जिसमें इनको 1-2 वर्ड्स या 1 सेंटेंस भी चलेगा। नहीं, वर्ड में ही दूंगी, फिक्र मत करो। ऐसे ही आंसर करना है। शुरू करें? बिल्कुल। महंगे प्रोडक्ट्स या सही रूटीन? सही रूटीन। फेस वॉश दिन में 2 बार या 3 बार? अगर पसीने ज़्यादा आ रहे हैं तो 3 बार, अगर बाहर नहीं जा रहे हैं तो 2 बार। एक क्रेजी ट्रेंड जिसने आपको भी शॉक कर दिया? मुझे डमर रोलर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। यू आर कॉजिंग इंजरी टू योर स्किन, और ब्राउन स्किन पे आप इंजरी नहीं कर सकते। सबसे ओवररेटेड स्किन केयर ट्रेंड? नेचुरल्स। कि नेचुरल चीजें बस। सबसे अंडररेटेड चीज? मॉइस्चराइजर। सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर? मॉइस्चराइजर, नो डाउट मॉइस्चराइजर। अगर आपकी स्किन हेल्दी है, मॉइस्चराइज्ड है, तो वो अपनी सन प्रोटेक्शन खुद कर लेगी। कोरियन स्किन केयर का सबसे बड़ा मिथ? ग्लास स्किन इज अ फैक्टर ऑफ येलो रेस। ब्राउन रेस की स्किन ग्लास स्किन हो ही नहीं सकती। लिप बाम की सबसे बड़ी गलती? रिपीट ना करना, और लिप लिकिंग जारी रखना, और साथ में लिप बाम लगाना। कौन सी चीज जो चेहरे पर कभी नहीं लगानी चाहिए? मैं तो रेटिनॉल बोलूंगी, बिकॉज लोग जो है अंधाधुंध उसको लगा रहे हैं और नुकसान ज्यादा उठा रहे हैं। उस सॉल्ट का फायदा नहीं उठा रहे हैं, उससे नुकसान उठा रहे हैं। एक ऐसी चीज जिस पर लोग बेवजह पैसे खर्च कर रहे हैं?
सारी स्किन केयर जो आपको बाजार में मिल रही है, हर के ड्रेसिंग टेबल पे इतनी सारी चीजें रखी है। आजकल 20s में कहते हैं एंटी एजिंग करें, क्या ऐसे एंटी एजिंग तभी से शुरू होता है? आपकी उम्र में आपका ऐसे जाके ऐसे जाते हैं आप, तो 35 तक यू आर ग्रोइंग, यू आर यंग। 35 के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है, तो जब आप एज ही नहीं हो रहे तो आप एंटी एजिंग क्या करेंगे? इंस्टाग्राम स्किन केयर या डर्मेटोलॉजिस्ट, कितना इजी क्वेश्चन। पूछा क्यों? वैम्पायर फेशियल बहुत अच्छी चीज़ है, इफ़ यू आर द राइट कैंडिडेट। वैम्पायर फेशियल में PRP सबने सुना हुआ है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें हम आपके ब्लड से सेंट्रीफ्यूज करके प्लेटलेट्स निकाल। इसका छोटा जवाब नहीं है, आई एम सॉरी। नहीं, पर ये जानना चाहते हैं हम, और सभी लोग जानना चाहते हैं। तो वो जो है, वो जो हम प्लेटलेट्स निकालते हैं, प्लाज्मा निकालते हैं, उसको हम आपकी स्किन पे विद माइक्रो नीडल अंदर करते हैं, तो वो थोड़ा सा लगता है कि जैसे ब्लड निकला हुआ है, इसलिए उसका नाम वैम्पायर फेशियल हो गया, पर वहाँ निकल नहीं रहा है, वहाँ अंदर जा रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर ये सब ना, अगर आप पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, आपको इवन स्किन टोन चाहिए, ये उन चीज़ों के लिए चीज़ें होती हैं। ये रोज़मर्रा की चीज़ नहीं है कि पर मंथ जाके आपने फेशियल करा लिया वैम्पायर फेशियल। बर्ड पूप फेशियल, ये सब ना ट्रेंड होते हैं, वो इंस्टा रील बनाने के लिए भी, मतलब पहले तो बर्ड पूप मिलेगी कहाँ से, कहाँ कटोरे रखोगे? कर रहे हैं लोग। नहीं नहीं, ये कोई नहीं कर रहा, सिर्फ इंस्टा पे कर। और बी वेनम फेशियल, वेनम है, जिसका नाम ही वेनम है उसको कैसे लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं। और एक आजकल और सुनने में आया है सैल्मन स्पर्म फेशियल। मैं वही बोल रही हूँ कि ये सब फैड्स होते हैं। ये अब आपको स्नेक वेनम बेचते हुए लोग पकड़े गए, और वो क्या कर रहे थे उस स्नेक वेनम का, कहाँ से निकाल के लाए? तो आपने उसको खाया, लगाया, आपने किया क्या उसका? ये सब, ये तुम्हारे मेरे जैसे आम लोगों के लिए नहीं है, ये एंजेलिना जोली और जेनिफर एनिस्टन के लिए हैं, उन्हीं तक रहने दो। I hope Angelina Jolie and Jennifer Aniston will get to hear से आया है ये। बहुत ही बेहतरीन रहा ये आज का हमारा सेशन, लेकिन एक जाते जाते हमारे दर्शकों को, प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को आप क्या टिप देना चाहेंगी? यहाँ लिखा है ना, एक कसम राष्ट्र प्रथम, एक कसम मॉइस्चराइजर प्रथम। सिर्फ मॉइस्चराइज़र चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है, यंगर है, तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लीजिए। आजकल का मौसम बदल गया है तो लोशन लीजिए। जब भरी सर्दी थी तो हम क्रीम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बग़ैर मॉइस्चराइज़र के आप सुबह उठ के, चाहे आपको घर में ही रहना है, किचन में जाना है, मुँह धोइए और एक हल्की सी मॉइस्चराइज़र की लेयर लगाइए। हम सिटीज़ में रहते हैं, हमें अपनी स्किन को हेल्प करना है, तो एक कसम मॉइस्चराइज़र प्रथम। थैंक यू सो मच डॉक्टर शैला, आज बहुत बहुत इंफॉर्मेशन आपने हमें दी और बहुत मज़ा आया आपसे आज बात कर कर। आई होप मैंने कंफ्यूज और ना कर दिया। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलनी बहुत ज़रूरी है, सही चैनल से आनी बहुत ज़रूरी है, सही लोगों से आनी ज़रूरी है। विभा, आज तुम्हारी और मेरी मेहनत का फ़ायदा जब होगा जब लोग सिर्फ कमेंट में नहीं लिखेंगे कि मैम ये बता दीजिए, दे विल सीक आउट। मुझे नहीं, मेरे पास ऑनलाइन कंसल्ट का बिल्कुल टाइम नहीं है। जो भी आपके पास है, आपके आसपास रहता है, आपके शहर में है, एक बार डॉक्टर से मिलके उससे अपनी स्किन टाइप पूछ लीजिए, उसके साथ एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि क्या ये सही है, नहीं है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।